आज की कहानी है बंदर और घंटी। जंगल के किनारे एक गांव बसा हुआ था। गांव में चारों ओर खुशहाली थी और गांव के लोग शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। गांव के मध्य गांव वालों ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जहां वे प्रतिदिन पूजा आराधना किया करते थे। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक बड़ी सी घंटी लगी हुई थी। एक दिन एक चोर ने मंदिर की घंटी चुरा ली और जंगल की ओर भाग गया। जंगल में वह दौड़ता चला जा रहा था, जिससे घंटी बज रही थी और उसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। घंटी की आवाज जंगल में घूम रहे शेर के कानों में भी पड़ी और वह जिज्ञासावश आवाज का पीछा करने लगा। गांव से लेकर जंगल तक दौड़ते दौड़ते चोर बहुत थक गया था। सुस्ताने के लिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी पीछा करते करते शेर भी वहां पहुंच गया। चोर शेर का सामना नहीं कर पाया और मारा गया और घंटी वहीं गिर गई। अगले दिन बंदरों का एक झुंड उस स्थान से गुजरा। उन्हें वह घंटी दिखी तो वे उसे उठाकर अपने साथ ले गए। घंटी की मधुर ध्वनि उन्हें बड़ी ही रोचक लगी और वे उससे खेलने लगे। अक्सर रात के समय बंदर इकट्ठा होते और घंटी बजाकर खेला करते थे। रात के समय जंगल से आने वाली घंटी की आवाज के पीछे के कारण से अनजान गांव वालों को ये बड़ा विचित्र लगा। एक दिन सबने फैसला किया कि रात में आने वाली घंटी की आवाज का रहस्य जानना होगा। उन्होंने गांव के युवक को तैयार कर जंगल में भेजा। युवक जब जंगल में गया तो उसे चोर का कंकाल दिख गया। उसने गांव वापस आकर बताया कि जंगल में कोई प्रेतात्मा घूम रही है जो लोगों का खून करती है और उसके बाद घंटी बजाती है। गांव वालों ने बिना सोचे समझे उसकी बात पर विश्वास कर लिया। ये बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव में भय का वातावरण व्याप्त हो गया। धीरे धीरे गांव के लोग पलायन कर दूसरे गांव जाने लगे। जब राज्य के राजा को यह बात पता चली कि उसके राज्य के एक गांव के लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, तो उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति जंगल में घूम रही प्रेतात्मा को वहां से भगा देगा और घंटी की आवाज बंद कर देगा, उसे उचित पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। राजा की यह घोषणा उसी गांव में रहने वाली एक बूढ़ी औरत ने भी सुनी। उसे विश्वास था कि प्रेतात्मा की बात महज एक अफवाह है। एक रात वह अकेले ही जंगल की ओर निकल गई। वहां उसे बंदरों का समूह दिखाई पड़ा जो घंटी बजा बजाकर खेल रहा था। बूढ़ी औरत को रात में बजने वाली घंटी की आवाज का रहस्य पता चल चुका था। वह गांव वापस आ गई। उस रात वह आराम से अपने घर पर सोई और अगले दिन राजा से मिलने पहुंची। राजा को उसने कहा, महाराज, मैं जंगल में भटक रही प्रेतात्मा पर विजय प्राप्त कर सकती हूँ और उसे वहां से भगा सकती हूँ। उसकी बात सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। बूढ़ी औरत बोली, महाराज, प्रेतात्मा को नियंत्रण में लाने के लिए एक पूजा आयोजित करनी होगी और उसके लिए मुझे कुछ धन की आवश्यकता पड़ेगी। राजा ने बूढ़ी औरत के लिए धन की व्यवस्था करवा दी, जिससे उसने कुछ मूंगफलियां, चने और फल खरीदे। गांव में मंदिर के परिसर में उसने एक पूजा का आयोजन किया। वहां एक गोला बनाकर उसने खाने की सारी चीजें रख दी और भगवान की प्रार्थना करने लगी। कुछ देर ऐसा करने के बाद उसने खाने की सारी चीजें उठाई और जंगल में चली गई। जंगल पहुंचकर एक पेड़ के नीचे उसने खाने की सारी चीजें रख दी और छुपकर बंदरों के आने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ देर बाद बंदरों का समूह वहां आया। उन्होंने जब खाने की ढेर सारी चीजें देखीं तो घंटी को एक तरफ फेंक उन्हें खाने दौड़ पड़े। बंदर बड़े मजे से मूंगफलियां, चने और फल खा रहे थे। इस बीच मौका पाकर बूढ़ी औरत ने घंटी उठा ली और राजा के महल आ गई। घंटी राजा को सौंपते हुए वह बोली, महाराज, वह प्रेतात्मा यह घंटी छोड़कर जंगल से भाग गई है। गांव वालों को अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा बूढ़ी औरत की बहादुरी से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे पुरस्कार देकर विदा किया। उस दिन के बाद से गांव वालों को कभी घंटी की आवाज सुनाई नहीं दी और वे फिर से खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे निर्णय लेना हमेशा नुकसानदेह होता है। किसी भी समस्या का समाधान बुद्धिमानी से किया जा सकता है, इसलिए हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। आज की कहानी है ऊंट और सियार, जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक था सियार और दूसरा था ऊंट। सियार काफी चालाक था और ऊंट सीधा सा। दोनों रोज नदी किनारे मिलते और ढेर सारी बातें किया करते थे। बातों में कैसे समय कट जाता उन्हें पता ही नहीं चलता। दिन गुजरते गए और उनकी दोस्ती गहरी होती गई।
एक दिन सियार को कहीं से पता चला कि नदी पार स्थित खेत में लगे तरबूज पक चुके हैं। मीठे रसदार तरबूज के बारे में सोचकर ही उसके मुंह में पानी आ गया, लेकिन वो खेत नदी पार था। अब नदी को पार करके खेत तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन तरबूजों का लालच वह अपने मन से निकाल नहीं पा रहा था। इसलिए वो नदी पार करने की तरकीब सोचने लगा। अंत में उसे अपने मित्र ऊंट की याद आई और वह तुरंत उससे मिलने चल पड़ा। जब वह ऊंट के पास पहुंचा तो उसका स्वागत करते हुए ऊंट बोला, आओ मित्र आओ, कहो आज दोपहर को ही कैसे आ गए? हम तो शाम को नदी किनारे मिलने वाले थे। तब सियार ने बड़ी ही चालाकी से कहा, मित्र, मैं तुम्हें नदी पार के खेत में लगे तरबूज के बारे में बताने आया हूं। सुना है तरबूज पक गए हैं। मैंने सुना है तरबूज बहुत मीठे हैं। ऐसे मीठे तरबूज खाकर तुम जरूर खुश होगे और तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। मैं कैसे तुम्हें बताने ना आता, बस दौड़ा चला आया। सियार ने चिकनी चुपड़ी बातें शुरू की। ऊंट को भी तरबूज काफी पसंद था। वह बोला, धन्यवाद मित्र, मैं अभी वहां जाने की तैयारी करता हूं। वाकई तरबूज खाए कितने दिन हो गए। ऊंट को अकेले ही जाने की तैयारी करते देख सियार बोला, मित्र, मुझे भी तरबूज पसंद है। मैं भी तरबूज खाना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं? मैं तैर नहीं सकता। कोई बात नहीं, तुमने तरबूज खाए तो मैं समझ लूंगा कि मैंने भी खा लिया। कैसी बात करते हो मित्र? क्या मैं तुम्हें यहां छोड़कर जा सकता हूं? मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार के खेत में ले चलूंगा। फिर साथ में मिलकर हम दोनों मजे से तरबूज खाएंगे। ऊंट ने कहा और सियार खुश हो गया। ऊंट ने सियार को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के पानी में तैरने लगा। कुछ ही देर में दोनों तरबूज के खेत में पहुंच गए। वहां दोनों ने छक कर तरबूज खाए। जब सियार का पेट भर गया तो वह खुश होकर हुआ कि आवाज निकालने लगा। तभी ऊंट ने कहा, तुम शोर मत मचाओ, मुझे अभी और खाना है, और अगर तुम लगातार आवाजें निकालते रहे तो खेत का मालिक आ जाएगा। मालिक के आने पर तुम तो कहीं छुप छुपाकर भाग जाओगे, पर मैं तो कहीं छिप भी नहीं सकता और तेज मुझसे भागा नहीं जाता। ऊंट की इतनी मिन्नतों के बाद भी सियार ने आवाजें निकालना बंद नहीं किया। ऊंट ने उसे शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। उसकी आवाज खेत के कुछ दूरी पर रहने वाले किसान के कानों में पड़ गई। वह समझा गया कि खेत में कोई घुस आया है। हाथ में लाठी लेकर वह दौड़ता हुआ खेत में पहुंचा, जहां उसने ऊंट को खड़ा पाया। सियार चालाक था, इसलिए किसान को आते देखकर सियार पहले ही भागकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। अपने विशाल शरीर के कारण ऊंट के लिए कहीं छिपना संभव नहीं था, इसलिए वह वहीं खड़ा रह गया। ऊंट को देखकर किसान आग बबूला हो गया। उसने उसे लाठी से पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते खेत से बाहर खदेड़ दिया। ऐसी जबरदस्त धुनाई के बाद बेचारा ऊंट कराहते हुए खेत के बाहर खड़ा ही था कि पेड़ के पीछे छुपा सियार चुपके से खेत से निकलकर उसके पास आ गया। सियार को देखकर ऊंट ने गुस्से में पूछा, तुम खेत में क्यों इस तरह चिल्ला रहे थे? सियार ने अपनी सफाई देनी शुरू कर दी। सियार ने उत्तर दिया कि मित्र, खाने के बाद अगर मैं हुआ की आवाज ना निकालूं तो मेरा खाना नहीं पचता। उसका उत्तर सुनकर ऊंट को और गुस्सा आ गया, लेकिन वह चुप रहा। दोनों नदी की ओर बढ़ने लगे। नदी के पास पहुंचकर उसने अपनी पीठ पर सियार को बैठा लिया। मार खाने के बाद भी ऊंट सियार को पीठ पर लादे नदी में तैर रहा था। सियार मन ही मन बड़ा खुश था कि ऊंट की पिटाई हुई। जब वे बीच नदी में पहुंचे तो अचानक ऊंट ने पानी में डुबकी लगा दी। सियार डर के मारे चीखा। ये क्या कर रहे हो मित्र? सियार ने ऊंट को अपनी जान की दुहाई देते हुए कहा कि अगर तुम नदी में बैठोगे तो मैं तो डूब जाऊंगा। कृपया ऐसा काम मत करो। गुस्से में ऊंट ने कहा, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी मारनी पड़ती है। सियार समझ गया कि ऊंट उसके किए का बदला ले रहा है। वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर नदी किनारे पहुंचा और पूरी रास्ते डरा सहमा सा रहा। उसे अपने किए का सबक मिल गया था। उस दिन के बाद से उसने कभी ऊंट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। तो दोस्तों, ऊंट और सियार की कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी के साथ बुरा करने का नतीजा खुद के लिए भी बुरा होता है। जो बोगे वही काटोगे, यानी आप दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे।
साथ ही यह कहानी सिखाती है कि अगर कोई सिर्फ आपका फायदा उठाता है और तकलीफ में साथ नहीं देता तो बहुत अच्छा बने रहने का कोई फायदा नहीं है। जैसे जैसे को तैसा की नीति अपनानी चाहिए और स्वार्थी व धूर्त लोगों को उनके किए का सबक सिखाना चाहिए। मेंढक और चूहा। एक समय की बात है। एक विशाल और सुंदर जलाशय के किनारे एक मेंढक रहता था। उसके पास कोई मित्र नहीं थे, इसीलिए वह बहुत अकेला और उदास महसूस करता था। उसकी दुनिया केवल जलाशय के पानी तक सीमित थी, जहां वह अकेले तैरता और अपने उदास मन को शांत करने की कोशिश करता था। उसकी हर रात भगवान से यही प्रार्थना करते हुए बीतती थी कि उसे एक अच्छा मित्र मिल जाए, जिससे वह अपनी उदासी और अकेलेपन को बांट सके। जलाशय के पास एक घने पेड़ के नीचे एक छोटा सा बिल था, जिसमें एक चूहा रहता था। वह चूहा स्वभाव से बहुत ही हंसमुख और मिलनसार था। एक दिन जब चूहा जलाशय के किनारे टहल रहा था तो उसने मेंढक को देखा। मेंढक के उदास चेहरे ने चूहे का ध्यान खींचा और वह तुरंत उसके पास गया। चूहे ने मेंढक से पूछा, मित्र कैसे हो तुम? मेंढक ने उदासी भरे स्वर में उत्तर दिया, मैं बहुत अकेला हूँ, मेरे पास कोई मित्र नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। चूहे ने मुस्कुराते हुए कहा, उदास मत हो मित्र, मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूँ। जब भी तुम चाहो तुम मेरे बिल में आ सकते हो और हम साथ समय बिता सकते हैं। मेंढक ने चूहे की इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्नता महसूस की। उस दिन से दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए। वे जलाशय के किनारे घंटों तक बैठकर बातें करते, हंसते और खेलते थे। मेंढक की उदासी अब गायब हो चुकी थी और उसकी जगह खुशी ने ले ली थी। एक दिन मेंढक को एक विचार आया। उसने चूहे से कहा, क्यों न हम एक रस्सी के दोनों छोर अपने पैरों से बांध लें। जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी, मैं रस्सी को खींचूंगा और तुम्हें पता चल जाएगा। चूहे ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने एक लंबी रस्सी ढूंढी और उसके दोनों छोर अपने अपने पैरों से बांध लिए। इस तरीके से वे एक दूसरे के संपर्क में रह सकते थे, चाहे वे जलाशय के किसी भी कोने में हों। एक दिन जब दोनों मित्र अपने अपने काम में व्यस्त थे, आकाश में मंडराता एक बाज उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। बाज ने चूहे को अपना शिकार बनाने की योजना बनाई। जैसे ही चूहा अपने बिल के पास आया, बाज ने उस पर झपट्टा मारा। यह देखकर मेंढक बहुत डर गया और उसने अपनी जान बचाने के लिए जलाशय में छलांग लगा दी। लेकिन जल्दीबाजी में वह भूल गया कि रस्सी का दूसरा सिरा अब भी उसके मित्र चूहे के पैर में बंधा हुआ है। जैसे ही मेंढक ने पानी में छलांग लगाई, रस्सी के खींचने से चूहा भी पानी में खींच गया। चूहा पानी में डूबने लगा और थोड़ी देर में ही उसने दम तोड़ दिया। मेंढक अपने मित्र की मदद नहीं कर सका और खुद को बहुत दोषी महसूस करने लगा। कुछ दिनों बाद चूहे का शव जलाशय की सतह पर तैरने लगा। बाज, जो अब भी आकाश में मंडरा रहा था, उसने चूहे के शव को देखा। उसने तुरंत झपट्टा मारा और पानी में बहते हुए चूहे के शव को अपने पंजों में पकड़ लिया। चूहे के साथ साथ रस्सी से बंधा मेंढक भी पानी से बाहर आ गया और बाज उसे भी अपने साथ ले उड़ा। इस प्रकार उनकी मूर्खता के कारण दोनों बाज का शिकार बन गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मूर्ख से कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए और हमें किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसके परिणामों के बारे में विचार करना चाहिए। आज की कहानी है बंदर और मगरमच्छ। एक बार की बात है, एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल के बीच एक बहुत सुंदर और बड़ा तालाब भी था। उस तालाब में एक मगरमच्छ और उसका परिवार रहता था, और तो और तालाब के चारों ओर बहुत सारे मीठे मीठे फलों के पेड़ लगे हुए थे। उनमें से एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ के जामुन बहुत मीठे थे। वह बंदर रोज मीठे मीठे जामुन तोड़कर खाया करता था और अपने दोस्तों को भी देता था। एक दिन मगरमच्छ खाना तलाशते हुए पेड़ के पास आया। बंदर ने उससे पूछा तो उसने अपने आने की वजह बताई। बंदर ने बताया कि यहाँ बहुत ही मीठे जामुन लगते हैं और उसने वो जामुन मगरमच्छ को दिए। मगरमच्छ ने जामुन खाए और उसे भी बहुत स्वादिष्ट लगे। अब धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होने लगी। बंदर रोज पेड़ से मीठे और स्वादिष्ट जामुन खाता रहता था और साथ ही साथ अपने दोस्त मगरमच्छ को भी देता रहता था, और वह रोज आपस में बहुत सारी बातें किया करते। बंदर अपने दोस्त मगरमच्छ का खास ख्याल रखता था और मगरमच्छ भी उसे अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे तालाब में घुमाता रहता था।
ऐसे ही हंसी खुशी दिन निकलते गए और दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होती गई। एक दिन मगरमच्छ उन फलों में से कुछ फल बचाकर अपने घर अपनी पत्नी के लिए ले गया। उसकी पत्नी ने वह मीठे फल खाए, उसे भी बहुत स्वादिष्ट लगा। उसने कहा, तुम यह फल कहाँ से लाए हो? मैंने तो आज के पहले इतने स्वादिष्ट फल कभी नहीं खाए। मगरमच्छ ने अपनी और बंदर की दोस्ती की बात बताई। मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, यह फल इतने मीठे और स्वादिष्ट है तो इसे खाने वाले बंदर का कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। मुझे उस बंदर का कलेजा खाना है। मगरमच्छ ने उसे समझाने की कोशिश की। मगरमच्छ ने कहा, नहीं, ये गलत है। मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। लेकिन मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ की कोई बात नहीं मानी और जिद पर अड़ी रही कि उसे तो बंदर का कलेजा ही खाना है। उसकी जिद के आगे मगरमच्छ ने हार मान ली और बोला, ठीक है, लेकिन मैं उसे यहाँ कैसे लाऊंगा? तब मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, मेरे पास एक युक्ति है। क्यों ना तुम उससे यह कह दो कि मैंने आज रात उसे खाने पर अपने घर बुलाया है। वह तुम्हारे साथ आ जाएगा तो मैं उसे मारकर उसका कलेजा खा लूंगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। मगरमच्छ वापस गया और फिर बंदर ने उसे मीठे मीठे जामुन खाने को दिए। मगरमच्छ ने जामुन खा लिया और फिर बोला, बंदर भैया, तुम मुझे रोज यह मीठे मीठे जामुन खिलाते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं खिला पाता। जब मैंने यह बात अपनी पत्नी को बताई तो उसने मुझे बहुत डांटा। उसने कहा, बंदर भैया को आज अपने घर खाने पर बुला लो। मैं तुम्हें अपने घर खाने पर बुलाने आया हूं, तुम क्या मेरे साथ चलोगे? बंदर ने कहा। हाँ, चल तो सकता हूँ, लेकिन मुझे तो तैरना नहीं आता। मगरमच्छ ने कहा, बंदर भैया, तुम घबराओ मत, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूं। खाना खाकर मैं तुम्हें वापस यही छोड़ जाऊंगा। ठीक है, फिर चलो। बंदर पेड़ से नीचे उतरा और मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ उसे तालाब में अंदर ले गया। जब वह तालाब के बीच में पहुंचा तो मगरमच्छ ने कहा, बंदर भैया, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें धोखे से यहां लाना पड़ा। मेरी पत्नी बहुत जिद्दी है। उसने कहा कि यह फल इतने मीठे हैं तो इस फल को खाने वाले बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा। वह तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है, इसलिए उसने मुझे तुम्हें धोखे से यहां लाने के लिए भेजा है। बंदर मगरमच्छ की बात सुनकर डर गया। उसने सोचा, यह धोखेबाज तो मुझे मार डालेगा, अब क्या करूं? फिर उसने अपनी सूझबूझ से काम लिया। उसने कहा, अरे मगरमच्छ भैया, बस इतनी सी बात थी तो तुम पहले ही बता देते। लो, अब तो गड़बड़ हो गई। मैं तो अपना कलेजा वही पेड़ पर टांग आया था। तुम पहले ही बता देते तो मैं तुम्हें कलेजा उतार कर दे देता। मुझे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? वैसा भी वह मेरे किसी काम का नहीं है। अच्छा है, तुम्हारे काम आ जाएगा। मगरमच्छ को भी कुछ समझ नहीं आया। वह मूर्ख था। उसने कहा, अच्छा, ऐसी बात है तो चलो वापस चलकर ले आते हैं। बंदर ने कहा, हाँ हाँ भैया, जल्दी चलो, चलकर उसे ले आते हैं। बिना कलेजे के तुम्हारे घर कैसे जाऊंगा? मगरमच्छ बिना कुछ सोचे समझे उसे तुरंत उस पेड़ के पास वापस ले आया जिस पर बंदर रहता था। बंदर ने बिना देर किए तुरंत मगरमच्छ की पीठ से छलांग मारी और पेड़ पर जाकर बैठ गया और बोला, तुम एक नंबर के मूर्ख हो भला। किसी का कलेजा उसके शरीर से बाहर होता है क्या? मैं हमेशा ही तुम्हारा भला सोचता रहा और तुम मुझे ही खाने चले थे। कैसी मित्रता है यह तुम्हारी? चले जाओ यहाँ से, अब मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ। मगरमच्छ अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने बंदर से माफी भी मांगी। लेकिन अब बंदर उसकी बातों में नहीं आया और उसे वहां से चले जाने को कह दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत और परेशानी में हमें घबराना नहीं चाहिए। अपनी सूझबूझ और धैर्य से काम लेना चाहिए, जिससे हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकल सकते हैं। जैसे बंदर अपनी बुद्धि और चालाकी से मूर्ख मगरमच्छ को चकमा देकर खुद को खतरे से बचाने में सक्षम था। आज की कहानी है नकलची कौवा। बहुत समय पहले की बात है। जंगल के पास एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर एक बाज रहता था। वो बाज अक्सर आसपास के खरगोशों का शिकार कर अपना पेट आसानी से भर लेता था। उसकी तेज उड़ान और शिकार करने की कुशलता के कारण जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। बाज का जीवन संतुलित और सशक्त था, क्योंकि उसने अपने अनुभव और मेहनत से अपनी शिकार कला को निखारा था। पहाड़ की तराई में बरगद के पेड़ पर एक कौवा भी अपना घोंसला बनाकर रहता था, लेकिन वो कौवा बड़ा ही चालाक और धूर्त था।
उसे मेहनत करने से परहेज था और हमेशा इसी प्रयास में लगा रहता कि बिना मेहनत किए ही उसे आसानी से खाना मिल जाए। कुआ हर रोज बाज को देखता था कि कैसे वो आसानी से खरगोशों का शिकार कर लेता है। यह देखकर उसके मन में भी लालच जागने लगा। पेड़ के आसपास जो खरगोश रहते थे वे अक्सर बाज का शिकार होते देखे जाते थे। जब भी खरगोश बाहर आते तो बाज ऊंची उड़ान भरता और एकाध खरगोश को उठाकर ले जाता। यह दृश्य देखते देखते कौए के मन में एक योजना बन गई। उसने सोचा कि अगर वह बाज की तरह शिकार करना सीख जाए तो उसे भी बिना मेहनत के स्वादिष्ट मांस मिल सकता है। रोज यह देखते देखते एक दिन कौए ने सोचा कि यूं तो ये चालाक खरगोश मेरे हाथ नहीं आने वाले, लेकिन अगर इनका नर्म और स्वादिष्ट मांस खाना है तो मुझे भी बाज की तरह करना होगा। उसकी ही नकल करके अपना शिकार करना होगा। मैं भी एकाएक झपट्टा मारकर खरगोश को पकड़ लूंगा। उसने सोचा कि बाज की नकल करने में कोई हानि नहीं है और यह उसे आसानी से खाना दिला सकता है। अगले दिन कौए ने भी एक खरगोश को दबोचने की अपनी सोच और योजना को पूरा करने की बात सोची। उसने ऊंची उड़ान भरने की पूरी कोशिश की। कौए ने अपने पंख फैलाए और तेजी से उड़ान भरी। ऊपर से नीचे की ओर देखते हुए उसने एक खरगोश को देखा और बाज की तरह तेज रफ्तार से झपट्टा मारा। लेकिन कौआ तो आखिर कौआ ही था, उसका बाज का क्या मुकाबला। तेज खरगोश ने उसे देख लिया और झटपट वहां से भागकर चट्टान के पीछे छिप गया। कौवे ने देखा कि खरगोश तो वहां से हट चुका है, इसलिए उसने बिना सोचे समझे अपनी रफ्तार कम करनी चाहिए। पर तब तक देर हो चुकी थी और कौवा इससे पहले कि कुछ और सोच और समझ पाता, वो वहां की बड़ी चट्टान से जा टकराया। टकराने के बाद उसकी चोंच और गर्दन टूट गईं। वह दर्द से तड़प उठा और गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका घोंसला भी थोड़ी दूरी पर ही था, लेकिन चोटिल हालत में उड़ान भरना मुश्किल हो गया था। दर्द से तड़पते हुए कौवा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। उसने सोचा कि बिना सोचे समझे बाज की नकल करने का उसका निर्णय कितना गलत था। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए। हम अक्सर दूसरों को देख उनकी तरह बनने की चाह में अंधाधुंध नकल करने में जुट जाते हैं, बिना अपनी शक्ति, मानसिक बल और क्षमता को समझे। अगर नकल करनी है या किसी और की तरह बनना है तो प्रेरित हों और मेहनत से सही योजना बनाकर अंजाम दें, वरना लेने के देने ही पड़ेंगे। आज की कहानी है सियार की रणनीति। एक समय की बात है, गहरे जंगलों में एक बहुत चतुर सियार रहता था। वह अपनी बुद्धि और चालाकी से जंगल की कठिन परिस्थितियों में जीवित रहता था। एक बार जंगल में अकाल पड़ा और खाना और पानी बहुत कम हो गए। सियार बहुत भूखा था क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। एक दिन वह भोजन की तलाश में निकला। भटकते भटकते एक स्थान पर उसे मरा हुआ हाथी मिल गया, जिससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके कई दिनों के भोजन की व्यवस्था हो गई थी। जब उसने हाथी को खाना शुरू किया तो उसने पाया कि हाथी की त्वचा उसके दांतों के लिए बहुत मोटी है और वह अपनी दांतों से उसे छेद नहीं सकता। बहुत प्रयासों के बाद भी वह उसे चीरने में असफल रहा। तब वह वहीं बैठकर किसी तरह हाथी की चमड़ी चीरने का उपाय सोचने लगा। वह सोच रहा था कि क्या किया जाए। तभी अचानक उसे जंगल का राजा शेर आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसे देख उसने सोचा कि क्यों न इससे ही किसी तरह हाथी की मोटी चमड़ी चिरवाई जाए। सियार बुद्धिमान था और जानता था कि शेर केवल उसी जानवर का मांस खाते हैं जिसे वे खुद मारते हैं। जैसे ही शेर पास आया, वह उसका स्वागत करते हुए बोला, हो महान जंगल के राजा, सभी जानवरों के रक्षक, मैं आपके लिए इस मृत हाथी की पहरेदारी कर रहा हूं। कृपया अपना पेट भर लें। शेर ने कहा, ये बहुत अच्छा है, लेकिन आप जानते हैं कि मैं केवल उसी जानवर को खाता हूं जिसे मैं मारता हूं, इसलिए आप इस हाथी को ले सकते हैं और अपने परिवार की भूख मिटा सकते हैं। यह कहकर शेर चला गया। सियार यह सुनकर बहुत खुश हुआ क्योंकि इससे शेर की समस्या हल हो गई। सियार बहुत खुश हुआ कि अब इस हाथी पर पूर्णतः मेरा अधिकार है। परंतु समस्या अब भी जस की तस थी। लेकिन जैसे ही शेर गया, उसने थोड़ी दूरी पर एक बाघ को देखा। मृत हाथी पर दृष्टि पड़ते ही उसकी लार टपकने लगी। जीभ लपलपाते हुए वह मृत हाथी की ओर बढ़ा
तो सियार ने उसकी मंशा भांप ली। उसने सोचा कि बाघ को बेवकूफ बनाना आसान नहीं होगा, और अगर मैं हाथी पर उसके साथ लड़ाई करूं तो वह मुझे मार डालेगा। इसलिए उसने एक योजना बनाई। बाघ पास आया और बाघ ने पूछा। इस मृत हाथी के पास क्या कर रहे हो? सियार बोला। मैं यहाँ इस मृत हाथी के रखवाली कर रहा हूँ। शेर ने इसका शिकार किया है और मुझे इसकी रखवाली की जिम्मेदारी देकर नदी में स्नान करने गया है। वैसे आप भी इस हाथी का मांस छक सकते थे, लेकिन शेर तो आपका बैरी ठहरा। उसे पता चल गया कि आपने उसका भोजन झूठा कर दिया है, तो फिर ना वो आपको छोड़ेगा ना ही मुझे। खैर, इसी में है कि आप उसके आने के पहले ही यहां से चले जाओ। बाघ यह सुनकर स्पष्ट रूप से डर गया और सियार से अनुरोध किया कि तुम शेर को मत बताना कि मैं इस रास्ते आया था। और बाघ वहां से भाग गया। जैसे ही बाघ गया, कुछ देर बाद वहां से एक चीता गुजरा। सियार ने सोचा कि चीते के तेज दांत होते हैं और वह आसानी से हाथी की त्वचा को छेद सकता है। कोई ऐसी जुगत लगानी होगी कि ये चीता हाथी की चमड़ी भी फाड़ दे और बिना मांस खाए ही यहां से चलता बने। उसने चीते से कहा। मित्र, आओ आओ, देखो ये मृत हाथी, ये शेर का शिकार है। मैं इसकी निगरानी कर रहा हूं। तुम भूखे जान पड़ते हो, चाहो तो तुम इसका कुछ मांस खा सकते हो। ओ बुद्धिमान सियार, आपका प्रस्ताव बहुत आकर्षक है, खासकर इन दिनों में जब भोजन बहुत कम है। लेकिन चूंकि इस महान शेर ने इसे मारा है, मैं इसे छूने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मैं लंबे समय तक जीना चाहता हूं। सियार ने कहा। चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें जैसे ही शेर को आते देखूंगा तुम्हें बता दूंगा। तुम तत्काल भाग जाना। पहले तो चीता ने शेर के डर से हाथी का मांस खाने से इनकार कर दिया, किंतु सियार के विश्वास दिलाने पर वह राजी हो गया और बहुत खुश हुआ और हाथी पर हमला कर दिया। उसने कुछ ही देर में हाथी की मोटी चमड़ी फाड़ दी। जब सियार ने देखा कि उसका काम हो गया, तो वह चीते से बोला। भागो भागो, शेर आ गया। बिना एक क्षण गवाए चीता भाग गया। सियार ने मजे से हाथी का मांस कई दिनों तक खाया। इस प्रकार उसने अपनी चतुराई और सूझबूझ से अपनी समस्या का समाधान निकाला। तो दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि का बल शरीर के बल से कहीं बड़ा होता है, और अगर सूझबूझ से काम किया जाए तो कठिन से कठिन समस्या आसानी से हल हो सकती है। इसलिए समस्या देखकर या खतरा देखकर घबराने की बजाय चतुराई से काम ले। आज की कहानी है गधा, बाघ और घास की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक गधा घास चर रहा था। उसी समय वहां एक बाघ आ पहुंचा और उसने देखा कि गधा हरी घास खा रहा है। बाघ ने दिलचस्पी लेकर गधे से पूछा। क्यों भाई गधे, हरी घास चर रहे हो? गधे ने तुरंत जवाब दिया। नहीं, मैं तो नीली घास खा रहा हूं। तुम्हें यह हरी कैसे दिखाई दे रही है? यह तो नीली है। बाघ ने कहा। अरे भाई, क्यों मजाक कर रहे हो? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? घास तो हरी होती है और तुम हरी घास ही तो खा रहे हो। गधा फिर बोला। नहीं, मैं तो नीली खा रहा हूं। दोनों एक दूसरे की बातों को समझना और सुनना चाह ही नहीं रहे थे और अपनी अपनी बातों पर अड़िग हो गए। दोनों में खूब बहस होने लगी। जब दोनों को आपसी समझौते में कोई परिणाम नजर नहीं आया, तो उन्होंने फैसला किया कि वे अपने जंगल के राजा शेर से पूछेंगे कि घास हरी होती है या नीली। दोनों शेर के पास पहुंचे। शेर अपने सिंहासन पर बैठा था और खाना खाकर आराम करने ही वाला था कि ये दोनों वहां पहुंच गए। शेर ने गुस्से में कहा। क्या बात है भाई, तुम दोनों मेरे दरबार में क्या कर रहे हो? अभी जाओ यहां से, मेरा सोने का वक्त है। तुम्हें पता नहीं है क्या? दोनों ने कहा। महाराज, कृपया थोड़ा वक्त दीजिए और हमारा निर्णय कर दीजिए। शेर ने पूछा। किस चीज का निर्णय करना है तुम्हारा? महाराज, मैं कहता हूं कि घास नीली होती है और यह बाघ कहता है कि घास हरी होती है। अब आप ही फैसला कीजिए कि घास हरी होती है या नीली, और बताइए कि हम दोनों में से कौन सही है और कौन गलत। शेर ने गधे की बात सुनकर बाघ को गुस्से से घूरा। बाघ बोला। महाराज, सब जानते हैं कि घास हरी होती है, लेकिन यह मूर्ख गधा कह रहा है कि घास नीली होती है। शेर ने दोनों की बात सुनी और गधे से कहा। हाँ, घास नीली है, तुम बिल्कुल सही हो। गधा खुश होकर बोला। महाराज, यह बाघ नहीं मान रहा है। उसे इसकी कठोर सजा दी जाए। शेर ने घोषणा की। बाघ को 1 साल की जेल होगी। गधा खुशी से उछल पड़ा और संतुष्ट होकर अपने रास्ते पर चला गया और दोहराता रहा,
घास नीली है, घास नीली है। बाघ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, घास तो हरी है, क्या यह सही नहीं है? फिर भी आपने मुझे सजा दी। शेर ने कहा, घास के नीले या हरे होने से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, घास हरी है, इसमें कोई शक नहीं। किसी के नीली कह देने से वह नीली नहीं हो जाएगी, मगर तुमको ये सजा उस मूर्ख गवार गधे के साथ बहस करने के लिए दी गई है। तुम जैसे बहादुर और बुद्धिमान जानवर ने एक गधे से घंटों बहस कर अपना समय बर्बाद किया कि और उसके बाद व्यर्थ की बहस का निर्णय कराने मेरे पास चले आए और मेरा समय बर्बाद किया। यही तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है और यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। शेर की बात सुनकर बाघ खामोश हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गधों से बहस ना करें, मूर्खों के साथ में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। यह कीमती समय आपका दोबारा कभी नहीं आएगा। उनमें तो अक्ल नहीं है, आप तो समझदार और अक्लमंद बने। अपनी बुद्धि का और समय का सही इस्तेमाल करें। धन्यवाद। आज की कहानी है लालची चिड़िया। एक जंगल में पक्षियों का एक बड़ा सा दल रहता था। रोज सुबह सभी पक्षी भोजन की तलाश में निकलते थे। पक्षियों के रानी ने अपने पक्षियों को कह रखा था कि जिसे भी भोजन दिखाई देगा वह आकर अपने बाकी साथियों को आकर बता देगा और फिर सभी पक्षी एक साथ मिलकर दाना खाएंगे। इस तरह उस दल के सभी पक्षियों को भरपूर खाना मिल जाता था। एक दिन भोजन की तलाश में एक चिड़िया उड़ते उड़ते काफी दूर निकल गई। जंगल के बाहर रास्ते तक आ गई। इस रास्ते से गाड़ियों में अनाज के बोरे मंडी जाया करते थे। रास्ते में काफी सारा अनाज गाड़ियों से नीचे गिरकर सड़क पर बिखर जाता था। चिड़िया गाड़ियों में अनाज के भरे बोरे देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि अब उसे और कोई जगह तलाश करने की जरूरत ही नहीं थी। अनाज से भरी गाड़ियां वहां से रोज गुजरती थीं और अनाज के दाने सड़क पर बिखरते भी रोज थे। चिड़िया के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि उस जगह के बारे में वह किसी को नहीं बताएगी और रोज इसी जगह आकर पेट भर खाना खाया करेगी। उस शाम को जब चिड़िया अपने दल में वापस पहुंची, तब उसके बाकी साथियों ने देरी से आने का कारण पूछा। तो उसने कहा, इस जगह से ज्यादा दूर नहीं, मैंने एक गांव की सड़क देखी जो ताजे अनाज से भरी हुई थी। उसने रानी को उन गाड़ियों के बारे में बताया जो खेतों से अनाज लेकर बाजार की ओर जा रही थीं। लेकिन मुझे चेतावनी देनी चाहिए कि सड़क पर अनाज चुनने के लिए उड़ना बहुत खतरनाक है, क्योंकि सड़क पर कई गाड़ियां हैं। यह बहुत संभव है कि जो भी पक्षी अनाज चुनने की कोशिश करेगा वह गाड़ी के पहियों के नीचे कुचला जा सकता है। इसलिए मेरी सलाह यह होगी कि कोई भी पक्षी उस दिशा में न जाए। रानी ने सोचा कि चिड़िया सही कह रही हैं। उसने सभी चिड़ियों को बुलाया और उन्हें गांव की दिशा में न जाने की चेतावनी दी। चिड़िया इसे देखकर बहुत खुश हुई। गांव की सड़क पर जो भी खाना था वह अब उसका था। उसे विश्वास था कि उसे गाड़ियों से कोई खतरा नहीं होगा। वह गाड़ियों का ध्यान रखेगी और जैसे ही कोई गाड़ी आती दिखेगी वह किनारे हट जाएगी। हर दिन चिड़िया चुपचाप गांव की दिशा में उड़ती और अकेले ताजे अनाज का आनंद लेती। अब उसे भोजन की खोज में मेहनत नहीं करनी पड़ती और उसे बिना किसी प्रयास के भरपूर खाना मिल जाता। जल्द ही चिड़िया बहुत मोटी हो गई, क्योंकि उसे ज्यादा उड़ना नहीं पड़ता था। उसने अपनी फुर्ती भी खो दी। एक दिन जब चिड़िया दाना चुगने में व्यस्त थी, तो एक अनाज से लदी हुई गाड़ी सड़क पर आ रही थी। चिड़िया ने गाड़ी को अपनी ओर आते देखा, लेकिन वह वहीं खड़ी रही। उसने सोचा, यह बैलगाड़ी तो अभी मुझसे काफी दूर है, इस बीच में और खा सकती हूँ। चिड़िया ने कहा और खाने में लगी रही। जब वह दानों को चुगने में लगी हुई थी, देखते देखते वह बैलगाड़ी उसके और करीब पहुंच गई और बैलगाड़ी ने उसे अपने पहियों के नीचे कुचल दिया। इस तरह उसकी इस लालच की वजह से लालची चिड़िया गांव की सड़क पर मरी पड़ी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो अधिक चाहत करता है वह अक्सर सब कुछ खो बैठता है। लालची चिड़िया की अत्यधिक लालच और सावधानी की कमी ने उसे अपनी जान गंवाने की स्थिति में पहुंचा दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अति इच्छाएं और लालच कभी भी हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकती हैं। आज की कहानी है कुत्ता और खरगोश। एक समय की बात है, एक कुत्ता और एक खरगोश बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से काफी अलग था। खरगोश बहुत सीधा सादा और मासूम था,
जबकि कुत्ता चालाक और थोड़ा चालबाज था। दोनों दिन भर साथ में खेलते, दौड़ते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। उन्हें साथ में बहुत मजा आता था। खरगोश को लगता था कि कुत्ता उसका सच्चा और भरोसेमंद दोस्त है, जबकि कुत्ता भी सोचता था कि उसने कभी खरगोश के साथ कुछ गलत नहीं किया। एक दिन जब वे दोनों जंगल में घूम रहे थे, कुत्ता अचानक कुछ अजीब सा महसूस करने लगा। उसे शरारत सूझी और वह बिना कुछ सोचे समझे खरगोश की तरफ बढ़ा। खरगोश तो अपने दोस्त पर भरोसा करता था, इसलिए वह बेफिक्र होकर बैठा था। लेकिन तभी कुत्ते ने अचानक खरगोश को पकड़ लिया और उसे जोर से काट लिया। खरगोश के लिए यह बहुत ही दर्दनाक और अप्रत्याशित था। उसे इतनी तेज चोट लगी कि उसे लगा कि उसकी जान भी जा सकती है। वह चिल्लाया, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? हम तो दोस्त हैं ना। कुत्ता पहले तो खरगोश की बात सुनकर हंसा, लेकिन फिर वह भी सोच में पड़ गया कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने तुरंत खरगोश के घाव को छांटना शुरू कर दिया, जैसे कि वह उसकी मदद कर रहा हो। खरगोश की समझ में यह बिल्कुल नहीं आया कि कुत्ता उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। यह देखकर खरगोश और भी उलझन में पड़ गया। वह सोचने लगा, यह क्या हो रहा है? पहले तो इसने मुझे काट लिया और अब जख्म पर मरहम लगा रहा है। आखिरकार खरगोश ने कुत्ते से कहा, तुम मुझे पहले ये बताओ, तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो तुमने मुझे काटा क्यों? और अगर तुम मेरे दुश्मन हो तो अब मेरे घाव को क्यों चाट रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ। कुत्ता यह सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे। वह भी उलझन में था कि उसने ऐसा क्यों किया। कुत्ते ने खरगोश की ओर देखा और कहा, मुझे माफ कर दो। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे डर जाओ। खरगोश ने गहरी सांस ली और कहा, या तो मुझे मार दो या फिर मुझे छोड़ दो, ताकि मुझे साफ साफ पता चल सके कि मैं किसके साथ हूँ, दोस्त के साथ या दुश्मन के साथ। यह सुनकर कुत्ते को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि एक संदेहास्पद मित्र, जिसे आप पूरी तरह समझ नहीं पाते, वह खुले दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अपने जीवन में ऐसे मित्रों से सावधान रहना चाहिए जो बाहर से तो मित्रता का दिखावा करते हैं, लेकिन उनके इरादे अस्पष्ट और साफ नहीं होते। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको ये मजेदार कहानी पसंद आई हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीहाइव टून्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका समर्थन मुझे और अधिक वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।